पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। रोज की तरह आज इस शो में जुड़ गए हैं दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी। बहुत स्वागत है आपका। बीते दिन हमने देखा कि जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है वो एक तरह से पैसा उगाही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो जमीन देने की बात कही गई थी, 50 लाख गरीबों को जो जमीन देने की बात कही गई थी, उसमें केवल 2 लाख ही गरीबों को जमीन मिली है। 48 लाख लोगों को अब भी नहीं मिला है। शाम ढलते ढलते उन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए चिराग पासवान के मुद्दे पर भी जिक्र करते हुए कहा कि जो चिराग पासवान है, वो मुझे नहीं लगता है कि जो केंद्र की राजनीति है उसे छोड़ करके बिहार आएंगे। हालांकि वो आ सकते हैं, लेकिन इसकी आशंका कम है। उन्होंने साथ ही और कई सारे सवाल खड़े किए। इसके अलावा हमने देखा कि जो रालोसपा के श्रवण कुमार हैं, उन्होंने भी एक आरोप लगाया चिराग पासवान पर और कहा कि जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जो केंद्र की सरकार है वहां से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। उसके बाद उन्होंने जो रामविलास पासवान को लेकर के चिराग पासवान ने कहा था और जो बाकी लोजपा के नेता कह रहे थे कि जो लोजपा है, जो रामविलास पासवान है, उन्होंने जो देश की राजनीति है हमेशा उस पर ध्यान दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। जो रामविलास पासवान थे वो हमेशा बिहार के लिए हमेशा उन्होंने काम किया। उन्होंने और कई सारी चीजों का भी जिक्र किया। हम आपको बता दें कि 2005 में एक ऐसा मौका भी आया था जब नीतीश कुमार ने उनसे कहा था कि रामविलास पासवान से कहा था कि आप चुनाव लड़ लीजिए। हालांकि उस समय वो यूपीए सरकार में मंत्री थे, इसलिए शायद वो बिहार नहीं आए थे। तो जो प्रशांत किशोर, पहले हम प्रशांत किशोर की बात करते हैं। जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया और सीधे कहा कि यहाँ तो विपक्ष भी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है अजीत जी? देखिए वेंकटेश जी, आपने दो तीन बातें कही। जो एक तो प्रशांत किशोर की राजनीति है, जो प्रशांत किशोर ने सरकार को अटैक किया और साथ साथ विपक्ष को भी निशाना बनाया। उन्होंने जो विपक्ष है, अभी मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको भी निशाना बनाया। और फिर उसके बाद उन्होंने जो चिराग पासवान पर कहा, और फिर चिराग पासवान की जो मूल पार्टी थी उससे अलग होकर के एक पार्टी बनी है जो उनके चाचा की पार्टी है, उसने उनके ऊपर अटैक किया। तो ये एक तरह से तीन चीजें हो गई। हम लोग बारी बारी से इनके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले जो आपने जो प्रशांत किशोर की बात है, उनकी बात करते हैं। देखिए, जब प्रशांत किशोर की जो पटना की रैली थी, बिहार बदलाव रैली, वो उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से उन्होंने उसको कंसीव किया था, जिस तरह से वो एक वहां रैली करना चाहते थे, जिस तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ था उनका, वो उस तरह से कामयाबी नहीं मिली उनको। और उसके बाद कहा जाने लगा कि उनकी राजनीति अब ढलान पर है और उनकी राजनीति का पीक आ गया, या वो चीज अचीव नहीं कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं उनको भी इस बात की आशंका थी, और वो उनको रिवाइवल की जरूरत है, अपनी पॉलिटिक्स को रिवाइव करने की, आगे आकर के चुनाव, चूंकि अब 6 महीने रह गए हैं, उन्होंने उसको ध्यान में रख के और वापस उन तमाम मुद्दों पर लौटे हैं जिनको लेकर के आज से 2-2.5 साल पहले वो बिहार गए थे। जो कोर इश्यूज हैं उनके, जो जिसको उन्होंने जिनको लेकर के उन्होंने पदयात्रा की थी, बुनियादी रूप से उन्हीं को फिर से उठाया है उन्होंने। और वो इश्यूज वो हैं, उनका पहला अटैक जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर है, चूंकि सरकार नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार के ऊपर ही हमला करना है और नीतीश कुमार का ही स्पेस उनको हासिल करना है। तो ये तभी होगा जब वो नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करेंगे, उनकी सरकार की साख पर सवाल उठाएंगे, उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। इसके लिए क्या इशू हो सकते हैं, वो तमाम इशूज उठाएंगे वो। उसमें एक बड़ा मुद्दा ये है जो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने जमीन का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार की सरकार का एक बड़ा मुख्य मुद्दा रहा है भूमिहीनों को बसाने का, उनको 3 डिसमिल जमीन देने का। इसके साथ सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं है, इसके साथ कई इशू जुड़े हुए हैं जो हम लोगों ने देखा। जब जाति गणना हुई उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद ये कहा गया 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 6,000 रुपए से कम है और उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस योजना का भी क्या हुआ, उसके बारे में भी कोई अभी सवाल नहीं कर रहा है। क्या हुआ, उसमें कितने लोगों को पैसे मिले और कितने वर्षों में पैसे देने हैं। अगर 1 करोड़ आदमी को आपको 5 साल में भी देना है तो हर साल 20 लाख लोगों को देने हैं 2-2 लाख रुपए। तो क्या उसकी शुरुआत हुई? अब चुनाव 6 महीने रह गए हैं। उसी तरह का एक इशू 3 डिसमिल जमीन दे करके भूमिहीनों को बसाने का भी है। उसका क्या हुआ, ये मुद्दा प्रशांत किशोर ने उठाया है और ये बड़ा मुद्दा है। इसको सिर्फ इस नाते नहीं देखना है कि एक सरकार को कटघरे में खड़ा किया उन्होंने जमीन का मुद्दा उठा करके, इसको इस नाते देखिए
कि जिस जिस गरीब का मुद्दा बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर है। देखिए, पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, जब अपोजिशन की बैठक हुई थी, इंडिया ब्लॉक की बैठक, महागठबंधन की बैठक हुई, तो उसमें क्या कहा गया कि गरीबों की बात करने वाली गरीबों की सरकार बनेगी। तो गरीबों की सरकार का मतलब गरीब, उसी इशू को काउंटर किया है इन्होंने कि गरीब का मतलब भूमिहीन है, जिसकी बड़ी आबादी है, जिसको जमीन देने का वादा नीतीश कुमार की सरकार ने किया था, वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। तो गरीब को अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं जिसका वादा किया गया है, अगर उनको जमीन नहीं मिल रही है जिसका वादा किया गया है, तो इसको इस तरह से आप सरकार को भी डिस्क्रेडिट करेंगे और एक बड़े मतदाता समूह को अपने साथ जोड़ेंगे। जो लोग जाति से इतर हट के राजनीति करते हैं, उनको तो सबसे पहले गरीब पर ही फोकस करना है ना, क्योंकि गरीबी अपने आप में एक जाति है, गरीब अपने आप में एक जाति है। और लालू प्रसाद ने 90 के दशक में जब शुरुआत की थी, तो सबसे पहले वो गरीबों के ही नेता थे, गरीबों की ही राजनीति की उन्होंने। तो एक टारगेट, इसका एक बड़ा लक्ष्य है, बड़ा मकसद है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, जमीन के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछना और गरीबों को मोबिलाइज करना, ताकि वो उनका इस सरकार से मोह भंग। देखिए वेंकटेश जी, गरीब जो है उसका हम लोग देखते आए हैं पिछले 20 साल की राजनीति का ये सत्व तत्व है कि वो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, जनता दल यू को पसंद करते हैं। उसमें उसको हम लोग कई दूसरे नजरिए से देखा जाता है कि वो महादलित हैं, अति पिछड़े हैं, उसमें अल्पसंख्यक भी हैं, गरीब अल्पसंख्यक, पसमानदा मुसलमान, उस नजरिए से जाति और समुदाय के लिहाज से देखा जाता है। अगर एक बड़े कैनवस में देखेंगे तो वो गरीब है। ये प्रशांत किशोर का मुद्दा जो हमको समझ में आ रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपनी उस रैली के बाद एक बड़ा मुद्दा जो वो उठाना चाहा उन्होंने, वो गरीब का मुद्दा है। हाँ, उन्होंने आरक्षण को लेकर भी कहा है कि केंद्र सरकार से जो चीजें कही गई थी 65% आरक्षण को लेकर के, उस पर भी उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से पूछा जाए, केंद्र सरकार इस पर क्या कह रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम गांव-गांव जाएंगे 11 मई से और लोगों का हस्ताक्षर कराएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से चुनाव और अपनी जमीन को तैयारी करने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आरक्षण वाला मुद्दा जो है, ये दोनों को एक साथ कटघरे में खड़ा करेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जाति गणना जब हुई थी, तब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार में थे, जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की सरकार थी, उस सरकार ने जाति गणना कराई और उसी सरकार ने विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव पास कराया, जिसमें आरक्षण बढ़ा करके 65% किया गया, प्लस 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है। मतलब वो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई, उस आरक्षण की सीमा को फिर अदालत ने रोक दिया, उसको बढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक 50% की सीमा तय है। हम लोग इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं और ये उस समय भी ये मांग उठी थी कि भाई सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए कि आरक्षण के प्रावधान को जो बढ़ाया गया है उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए, जिस तरह से तमिलनाडु का मामला 9 शेड्यूल में डाला गया है और उसके आरक्षण को सेव किया गया है, वहां आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 50% की सीमा के अतिक्रमण को जहां सुरक्षित रखा गया है। लेकिन वैसा नहीं हुआ। 9 शेड्यूल में अगर आप डालेंगे तो एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा। बॉक्स आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई है, झारखंड की सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई है, तेलंगाना में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो रही है, कर्नाटक में बात हो रही है। तो फिर ये एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा, तो वो 9 शेड्यूल में डालने की बात नहीं हुई। अब डबल इंजन की सरकार है, तो तेजस्वी यादव भी इसको लेकर के प्रेशर देते हैं जेडीयू के ऊपर कि आप बात करिए, चूंकि आपकी सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो लोग भी कहते हैं कि हम आरक्षण के बड़े चैंपियन हैं, हमारे रहते आरक्षण कोई नहीं हटा सकता है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है, तो फिर क्यों नहीं आप ये जो बढ़ा हुआ आरक्षण है उसको लागू करवाते हैं। तो ये बुनियादी रूप से आरजेडी का इशू हो गया। भले नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण बढ़ाया था, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है। बढ़े हुए आरक्षण का लाभ जब उन वर्गों को नहीं मिल रहा है, तो ये इशू अगर ये राजनीतिक मुद्दा बनता है तो उसका लाभ किसको मिलेगा? उसके लाभार्थी लालू यादव और तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि आरक्षण के ओरिजिनल चैंपियन लालू यादव रहे हैं, मसीहा रहे हैं, उनकी पार्टी ये राजनीति कर रही है। उनसे ये इशू डाइवर्ट करना है। प्रशांत किशोर को भी इस लाइन पर जाना है कि आरक्षण का मुद्दा गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए एक बड़ा इमोशनल इशू है। हमेशा आपको पता है कि आरक्षण का मुद्दा कितना इमोशनल इशू है। हमारे यहाँ 2015 का चुनाव हो या इस बार ही लोकसभा का चुनाव हो, जिसमें आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ कई सारी लड़ाई थी और बीजेपी की सीटें कम हो गई, 63 सीटें घट गई उनकी। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं उस आरक्षण का जो इशू उठा करके रखा है तेजस्वी यादव ने। अब तेजस्वी यादव की कमजोरी है कि वो इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर नहीं उतरे हैं। अभी तक वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मुद्दा उठाते रहते हैं, नीतीश कुमार से सवाल पूछते रहते हैं कि भाई आप ये आरक्षण क्यों नहीं बढ़वा रहे हैं। लेकिन ये तो इतना इमोशनल इशू, इतना बड़ा मुद्दा है कि आप लेकर के जमीन पर जाते,
अब वो गए नहीं है, तो प्रशांत किशोर को एक मौका मिल गया है कि हम ये मुद्दा उठाएं, अपने इस मुद्दे के चैंपियन बने। आरक्षण का मुद्दा हम सवाल पूछे नीतीश कुमार से, हम सवाल पूछे भारत सरकार से। तो वो एक तरफ जमीन का मुद्दा उठा रहे हैं जो विशुद्ध रूप से गरीब से जुड़ा हुआ है, भूमिहीन से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ बढ़ाए हुए आरक्षण को लागू करने का मुद्दा उठा रहे हैं, जिससे वो जेडीयू को और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आरजेडी से मुद्दा छीन रहे हैं। तो ये बड़ी राजनीति की शुरुआत है जो प्रशांत किशोर ने की। हाँ, उन्होंने इसीलिए शायद आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव से भी जवाब मांगा है और कहा है कि तेजस्वी यादव भी अपना जवाब दें। साथ ही वो भी कह रहे थे कि बिहार में जो है विपक्ष नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और उसी मुद्दे पर टारगेट करने की कोशिश है प्रशांत किशोर की, जो कोर मुद्दा रहा है आरजेडी का। जेडीयू की भी राजनीति का कोर मुद्दा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार आरक्षण और से ज्यादा फोकस सुशासन पर करते थे कि हम गरीब के साथ, हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, हम सुशासन ले आ रहे हैं, हम बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं, आम लोगों को तमाम जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, जरूरतें हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। आरजेडी का पूरी तरह से फोकस लंबे समय तक आरक्षण के ऊपर रहा है, जातियों की गोलबंदी के ऊपर रहा है। तो उसको टारगेट करना तो बनता ही है जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। उसमें एक पहले जो आपने बात कही वो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रशांत किशोर अब 1 महीने का उन्होंने समय दिया है, और इस 1 महीने के बाद, लगभग 1 महीने का, 11 मई में फिर वो जाएंगे जनता के बीच में। तो ये एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए होगी कि वो जनता के बीच में क्यों नहीं गए। हम लोग कितने दिनों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं, रोज जब भी तेजस्वी यादव की या आरजेडी की राजनीति की बात होती है तो हम लोग ये सवाल जरूर उठाते हैं कि उनकी यात्राओं का क्या हुआ, और वो जो उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन जगह जगह किए थे वो भी करने के बाद एक समय के बाद उन्होंने छोड़ दिया। और अब मौसम गर्म होने वाला है भाई, मई जून का महीना, तो आप समझिए कि बैसाख जेठ अभी चल ही रहा है, बैसाख का महीना, और उसके बाद बरसात का महीना होगा और फिर चुनाव आ जाएगा। तो अगर अभी आप नहीं निकलते हैं, जनता के बीच जा करके अपना जो भी एजेंडा है आपका उसको लेकर के नहीं जाते हैं, तो फिर आप मौका गंवा रहे हैं, और उस मौके को पकड़ने का, ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि उनको पता है प्रशांत किशोर को, वेंकटेश जी, कि नीतीश कुमार अब यात्रा पर नहीं निकलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की मानसिक शारीरिक अवस्था जो है वो हम लोग देख रहे हैं। वो कहीं भी अब कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं, अभी उन्होंने महिला संवाद यात्रा शुरू की तो एक शब्द नहीं बोले, तो वो नहीं बोल रहे हैं, तो वो यात्रा करने नहीं निकलेंगे। तेजस्वी यादव अपने कारणों से रिलक्टेंट हैं, वो किसी न किसी वजह से, या अपनी जो अपब्रिंगिंग है, जिस तरह से सत्ता के साथ ही उनकी शुरुआत हुई है, तो उनको लगता है कि हम जमीन पर उतर के क्या राजनीति करनी है, हमारे पास तो सामाजिक समीकरण बना हुआ है, तो वो नहीं जाते हैं। उनके यहाँ कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के साथ एक कोऑर्डिनेशन बिगड़ा हुआ है, हम लोगों ने अभी देखा और चर्चा भी की, कल ही इस बात की चर्चा की थी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उनके कार्यक्रम में 3000 कुर्सियां लगी और 10% लोग भी नहीं गए। तो अलायंस का मामला भी बिगड़ा हुआ है, अलायंस नहीं फिट बैठ रहा है, और तेजस्वी यादव सड़क पर उतर के जा नहीं रहे हैं जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर के। तो प्रशांत किशोर अगर इस मौके का फायदा उठाते हैं कि वो जनता के बीच में जाते हैं और उन तमाम मुद्दों पर एक वन मैन अपोजिशन इसको कह सकते हैं। देखिए, वो उनके कहने का मतलब कि अपोजिशन नहीं है, ये कहने का कोई या फिजिकल सेंस में जिसका हम लोग अर्थ नहीं ले सकते हैं कि अपोजिशन नहीं है, क्योंकि अपोजिशन तो बहुत ही स्ट्रांग है। बिल्कुल 80 के करीब जीते थे, अभी भी 70 से 75 के बीच में अपोजिशन के एमएलए आरजेडी के अपने हैं, और उसके अलावा सबको जोड़ के तो 100 तक संख्या पहुंचती है। तो अपोजिशन तो बहुत ही स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग अपोजिशन तो पिछले काफी समय से नहीं रहा है बिहार में। उस अपोजिशन के होने के बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि अपोजिशन नहीं है, तो इसका मतलब कि अपोजिशन है लेकिन वो पंगु है, वो अपोजिशन है लेकिन इनइफेक्टिव है, प्रभावहीन है, असरहीन है। वो उस बेअसर है अपोजिशन, उसका कोई असर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो उनको अपोजिशन के स्पेस में भी पॉलिटिक्स करनी है, इस बात को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो सिर्फ सत्ता पक्ष का वोट तोड़ करके और राजनीति नहीं कर सकते हैं। उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, उसमें कितना वोट तोड़ लेंगे आप जिससे आपको राजनीतिक सफलता मिल जाए। तो अपोजिशन के स्पेस को भी डेंट करना है, जो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति है उसमें भी डेंट करना है, उसका भी वोट लेना है, और जो सत्ता पक्ष की राजनीति है उसको भी डेंट करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि अपोजिशन नहीं है। जनता बिहार के लोगों को ये भरोसा दिलाए कि देखिए, और इस मामले को यकीन दिला भी सकते हैं, क्योंकि जनता भी तो खोज रही है कि तेजस्वी यादव कहाँ है, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है, उनकी पार्टी के दूसरे नेता कहाँ है। विधानसभा चली, आपने भाषण दे दिया, ये कोई राजनीति नहीं होती है ना। वो भी चुनाव जब 5-6 महीने रह गए हैं, तो आप सड़क पर अगर नहीं उतर रहे हैं तो इसका जवाब जनता मांगेगी, और उस गैप को फुलफिल करेंगे प्रशांत किशोर। अगर वो जमीन पर उतर के जाते हैं, जाहिर है कि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार कोई आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ा सकती है और न जमीन अभी बांट सकती है। तो वो ये लेकर के अगर जाएंगे ग्राउंड पर, तो एक इशू क्रिएट कर सकते हैं, एक माहौल बना सकते हैं।
हाँ, उन्होंने बाकायदा ये कहा भी है कि 11 मई से हम जमीन पर उतरेंगे अगर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों का हस्ताक्षर करा के, लगभग 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करा के 11 जुलाई को राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। हम बढ़ते हैं अपनी अगली चर्चा है उस तरफ। बीते दिनों चिराग पासवान का एक जो क्लिप है या बयान है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और इसने जो बिहार की सियासत है उसको नई तरह से मथने की शुरुआत कर दी। कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान बिहार लौट रहे हैं, जिस पर जो तमाम सियासत है वो तेज होने लगी। जब इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लौटना तो चाहिए उन्हें और कन्हैया कुमार दोनों को बिहार आना चाहिए, लेकिन वो लौटेंगे ऐसा नहीं लगता। ये केवल मामला सीट बार्गेनिंग भर का है। तो ये जो रस्साकसी है चिराग पासवान के लौटने को लेकर के, ये जो पूरा बिहार का बिहार की जो राजनीति है जिसमें एनडीए हो या फिर जो तमाम नेता हो, क्या एक तरह से थर्ड फ्रंट की तैयारी है या फिर जो सीट बार्गेनिंग है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी की एक कोशिश है? देखिए, हम लोगों ने जिस दिन ये बात आई थी, जिस दिन उनका वीडियो सामने आया था और अरुण भारती ने एक बयान दिया था, हम लोगों ने चर्चा की थी उस पर और इन दोनों पहलुओं पर बात की थी कि एक तो कि सीटों की बार्गेनिंग जेडीयू में, एनडीए के भीतर जेडीयू का जो दबाव है सबसे कि एक भी सीट ज्यादा लेकर के बड़े भाई की तरह लड़ने का, बीजेपी की जो अपनी राजनीति है उसमें चिराग पासवान का कितना स्पेस बनता है, उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं। उनकी महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, उनको मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ये अपनी जगह है, वो हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आपके पास टूल्स हैं या नहीं, आपकी सलाहियत है या नहीं, आप उसकी तैयारी है या नहीं, आपके पास संगठन है या नहीं, इन सब चीजों पर हमने विचार हम लोगों ने किया था। और दूसरा कि अगर एक कोई थर्ड फ्रंट बनता है जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान और कांग्रेस पार्टी आकर के कोई एक फ्रंट बना करके लड़ सकते हैं, तब क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो उस दिन भी हम लोगों का निष्कर्ष ये था कि फिर आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसकी राजनीति लगभग समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब जो स्थिति है, अब जो बात कही जा रही, जो प्रशांत किशोर ने बात कही है, देखिए प्रशांत किशोर के पहलू से चिराग पासवान को अगर समझेंगे तो ये लगेगा कि दोनों एलाई हैं, दोनों पार्टनर हैं, दोनों सहयोगी हैं। कई बार दोनों की बातचीत से लगता है कि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। जबकि प्रशांत किशोर एनडीए के खिलाफ भी उतने ही आक्रामक तरीके से लड़ रहे हैं जितने आक्रामक तरीके से वो आरजेडी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो सद्भाव है, दोनों इसलिए एक दूसरे के प्रति सद्भाव जताते हैं क्योंकि उन दोनों को लगता है कि इससे फायदा हो रहा है। प्रशांत किशोर को यह लगता है कि जो पासवान का वोट है, जो युवा बिहारियों का वोट है, जो चिराग पासवान के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जहां चिराग पासवान का कैंडिडेट नहीं होगा वहां वो जनसुराज के साथ जा सकता है। और प्रशांत किशोर को ये और चिराग पासवान को ये उम्मीद रहती है कि जो जनसुराज के तहत जो प्रशांत किशोर ने जो माहौल बनाया है बिहार में बदलाव का, उसमें एक महत्वपूर्ण चेहरा हम हैं, बिहार के लोग हमको पसंद कर सकते हैं। उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए, चूंकि प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार समाप्त हो गए और तेजस्वी यादव के बारे में वो कहते ही रहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है और उनको कोई राजनीतिक और आर्थिक मामलों की समझ नहीं। तो चिराग पासवान अपने लिए अवसर देखते हैं, इसलिए भले अलायंस में आए या न आए, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते हैं क्योंकि इससे दोनों को फायदा होता है। अब देखिए, जो उन्होंने बात कही कि कन्हैया कुमार और चिराग पासवान दोनों को आना चाहिए है, तो ये एक उसी हम लोग जो चर्चा की थी और जहां हम लोगों ने एक छोड़ा था, एक सूत्र छोड़ा था कि ये तीनों साथ में आ जाए, तो ये उसी का इशारा है कि हम प्रशांत किशोर ऑलरेडी हैं और आजकल कन्हैया कांग्रेस का चेहरा बने घूम रहे हैं बिहार में, और चिराग पासवान, ये तीनों साथ आ जाए तो ये उसी तरह का एक मतलब एक मार्केट में जिसको बोलते हैं एक सिगुफा छोड़ना, वो सिगुफा छोड़ना है कि अगर ये तीनों साथ में आ जाते हैं तो बिहार की क्या राजनीति शुरू होगी, जो लोग इस पर विचार करना शुरू करें, लोग इसके बारे में सोचना शुरू करें। तो एक सोचना उन्होंने शुरू करा दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है वेंकटेश जी, जो उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, मतलब जो पशुपति पारस की पार्टी है, उन्होंने जो सवाल उठाया है कि चिराग पासवान क्या मंत्रिमंडल छोड़ के आएंगे, यही सवाल उठाया है ना। हाँ, श्रवण कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि क्या वो मंत्रिमंडल छोड़ के आएंगे। साथ ही उन्होंने रामविलास पासवान का भी जिक्र किया। हाँ, और ये तो मंत्रिमंडल छोड़ने वाली बात उन्होंने कही, ये बात इस अंदाज में प्रशांत किशोर ने नहीं कही है। उन्होंने कहा कि आना चाहिए। तो आना चाहिए, किस रूप में आना चाहिए? बतौर केंद्रीय मंत्री आप आए, चुनाव प्रचार करें, आपकी पार्टी चुनाव लड़े, इस तरह से तो सब आते हैं। इस तरह से तो बीजेपी के भी सारे केंद्रीय मंत्री घूमेंगे, सब लोग चुनाव प्रचार करेंगे। वो आना नहीं होता है। आने का मतलब है जो उस दिन बात अरुण भारती ने कही कि आप विधानसभा का चुनाव लड़े ये चिराग पासवान,
ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति अगर आप करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए अगर आप दबाव बना रहे हैं, तो उस दबाव में कोई नहीं आएगा, न नीतीश कुमार आएंगे, न बीजेपी आएगी। दबाव तो तब होगा जब आप हिम्मत करें और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें। इस देश में और बिहार में भी लोग त्याग करने वाले, छोड़ करके आने वालों का की मदद करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, उसको आइडोलाइज करते हैं। और हम लोगों ने एक मिसाल देखी थी जब दिग्विजय सिंह ने लोकसभा की सीट अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ करके और लोकसभा का चुनाव लड़ा था निर्दलीय, और तब लोगों ने उनको चुनाव जिता दिया था। आप छोड़ेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं तो आपको कोई कुछ नहीं देने जा रहा है, बिहार की जनता भी नहीं देने जा रही है। आप केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, बहुत खोजी तरीके से सरकार के साथ आपकी मिली भगत है और आप सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो अब इस तरह की दुविधा, इस तरह का द्वैत, इस तरह की चीजें नहीं चलती है। जनता नहीं, इस तरह का विरोधाभास जनता को पसंद नहीं है। छोड़ के आए, केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ दे, आप इस्तीफा दे दे केंद्रीय मंत्रिमंडल से, और अगर संभव हो तो लोकसभा से भी इस्तीफा दे दे अगर आप हिम्मत कर सकते हैं। तो बिहार में अगर आपको राजनीति चमकानी है, बड़ा नेता बनना है, तो आप कैबिनेट भी छोड़ दीजिए, लोकसभा भी छोड़ दीजिए और कहिए कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा सीट पर भी बाई इलेक्शन करा लिया जाए बिहार विधानसभा के साथ। हमको एमपी बनना ही नहीं। जो उन्होंने कहा, अरुण भारती ने भी कहा, और जो ये बात कही जा रही है कि रामविलास पासवान हमेशा दिल्ली की राजनीति करते थे, तो ये दिल्ली की राजनीति वाली जो बात कही गई है, तो अगर उसके कंट्रास्ट में पॉलिटिक्स करनी है, चिराग पासवान को बिहार की राजनीति करनी है, तो सबसे पहले तो दिल्ली छोड़िए, आप लोकसभा भी छोड़ दीजिए। क्यों नहीं छोड़ देते? आप लोकसभा और कैबिनेट दोनों छोड़ दीजिए और कहिए कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अगर ऐसा वो कर देते हैं, ऐसा डेयरिंग स्टेप को लेते हैं, तो फिर एक माहौल बिहार में बन जाएगा उनकी पार्टी के लिए, उनके कैंडिडेट्स के लिए भी, और तब जो उनके घटक दल है, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, वो उनको सीरियसली लेना शुरू करेंगे। अभी कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। अभी तो लग रहा है कि आप प्रेशर टैक्टिक्स है, जिस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स जीतन राम मांझी ने दिया कि हमको लोकसभा चुनाव में 2 सीटों के लिए कहा गया था, राज्यसभा सीट का ऑफर किया गया था, लेकिन एक ही सीट मिली, तो हमको 30 सीट चाहिए है या 20 सीट। उनको भी पता है कि कितनी सीटें मिलनी है, लेकिन वो दबाव डालने की राजनीति, उसी तरह की दबाव डालने की राजनीति चिराग पासवान भी कर रहे हैं। उससे आगे अगर कुछ है तो उनको सामने आना चाहिए है, और हमने जैसा कहा वो कैबिनेट छोड़ दें, लोकसभा छोड़ दें और आकर के बिहार की जनता के बीच में घूमना शुरू करें। ऐसा कहा जाता है कि रामविलास पासवान के पास भी नीतीश कुमार ने ऑफर दिया था 2005 की विधानसभा में कि वो आए और लालू के खिलाफ चुनाव लड़े। हालांकि उस समय यूपीए सरकार में मंत्री थे, इसलिए उन्होंने उस पद को नहीं छोड़ा, और शायद बिहार की राजनीति में जो इनकी एक अहम भूमिका है, इसी वजह से नजर नहीं आती है। चिराग पासवान क्या इतना बड़ा कदम उठाएंगे? जो केंद्र की राजनीति है, जो केंद्र की कोटरी है जिसमें वो शामिल है, क्या उसको छोड़ करके, त्याग करके लौटेंगे वो? क्योंकि हम पासवान वोटों की जब तादाद देखते हैं तो लगभग 5% है, टोटल 19% दलित हैं, 5% जो पासवान वोट हैं, तो उस पर निगाह तो सबकी है, लेकिन क्या इतना बड़ा स्टेप उठाएंगे कि अपना लोकसभा की सीट है वो छोड़ दें, लोकसभा से इस्तीफा दे दें, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें? ये कितना उनके लिए मुश्किल होगा? नहीं, बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। अगर करना होगा तो आप चुनाव के समय थोड़े अभी तक कर चुके होते, अब 6 महीने से कम है समय है, 6 महीने का समय है चुनाव का, अब तक तो कर चुके होते। लेकिन वो उनको करना होता तो कर चुके होते। ये स्टेप अभी वो तुरंत हमको नहीं दिख रहा है कि वो ऐसा कोई स्टेप उठाएंगे, बीजेपी को नाराज करने का जोखिम लेंगे। लेकिन जब जिस समय उन्होंने ये नैरेटिव उन्हीं का सेट किया हुआ है ना कि रामविलास पासवान दिल्ली की पॉलिटिक्स करते रहे, बिहार की पॉलिटिक्स में उनको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, जबकि रामविलास पासवान ने तो अपनी शुरुआत विधानसभा चुनाव से ही की थी। पहली बार वो संभवतः 1969 में वो अलौली सीट से एमएलए ही बने थे, तो विधानसभा की राजनीति की, वो तो बाद में गए लोकसभा। चिराग पासवान की तो राजनीति ही लोकसभा से शुरू हुई है, उन्होंने तो कभी बिहार की राजनीति नहीं की है। तो बिहार की राजनीति अगर वो करना चाहते हैं तो ये रास्ता है, लोकसभा एमपी बने रहते हुए, कैबिनेट मिनिस्टर बने रहते हुए आप बिहार की राजनीति करके और लोगों में कोई विश्वास नहीं जगा सकते हैं कि आप बिहार में ही रहिए। देखिए, उनके पिताजी को, रामविलास पासवान को, एक मौका 2000 में मिला था, जब 2000 में असेंबली हंग हो गई, क्योंकि 2000 का चुनाव जो था वो बंटवारे के पहले, ठीक पहले हुआ था, 324 की असेंबली थी, और लालू यादव की पार्टी को 123 या 124 सीटें ही आई थी। कांग्रेस भी 23 सीट जीती थी, लेफ्ट को भी सीटें मिली थी, लेकिन सरकार नहीं बन रही थी। जिस समय 7 दिन के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए थे, उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी ने रामविलास पासवान का नाम प्रस्तावित किया था कि रामविलास पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए सन 2000। लेकिन रामविलास पासवान इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। उनको पता था कि यहाँ दिल्ली में, केंद्र में जो सरकार चल रही है उसमें तो मंत्री हैं, वो तो सारी चीजें ठीक चल रही हैं। बिहार का जो सीन है उसमें लालू यादव और कांग्रेस को, लेफ्ट को मिला देंगे सबको तो लगभग बहुमत हो ही जाता है। उसमें बहुत
संभावना नहीं है। अगर हम अभी बन भी जाते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते, बहुमत हासिल करना मुश्किल होगा। वो दूरदृष्टि वाले, वो मतलब उनकी दूरदृष्टि राजनीतिक उस तात्कालिक दृष्टि थी, दूरदृष्टि से नहीं सोचा उन्होंने कि एक बार मुख्यमंत्री अगर बन गए, शपथ ले ली, तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर नाम रहेगा और बिहार की राजनीति में जम सकते हैं। ये जोखिम उन्होंने नहीं लिया उस समय, तो वो गए नहीं। और दूसरी विकल्प के तौर पर फिर नीतीश कुमार को चुन करके और भेजा गया मुख्यमंत्री बनने के लिए। नीतीश कुमार सहर्ष चले गए, मुख्यमंत्री रहे, बहुमत नहीं साबित कर सके, करने लायक बहुमत नहीं जुटा सके सरकार के लिए, छोड़ करके फिर दिल्ली में मंत्री हो गए। लेकिन ये मान लिया गया कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। फिर 2005 में भी जब पहला चुनाव जब जीते, अपनी पार्टी बना करके लड़े रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, तो उनको 25 सीटें आई और वो कहते रहे कि चाबी मेरे पास है, लेकिन उस चाबी से उन्होंने कोई दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद फिर अक्टूबर का चुनाव हुआ 2005 का, तो उनकी पार्टी खत्म हो गई। उनकी पार्टी के ज्यादातर लोग बीजेपी जेडीयू में चले गए, फिर वो 9 या 10 सीट पर आ गए अगले चुनाव में। तो ये उनकी एक हिस्ट्री रही है। उनका रुझान हमेशा ये साफ दिखता है कि केंद्र की तरफ रहा है, क्योंकि वो सेफ पॉलिटिक्स है, उसमें सत्ता की गारंटी होती थी। बिहार की राजनीति थोड़ी उलझी हुई, थोड़ी जटिल थी, और वो देख रहे थे कि लालू यादव ने जो मुस्लिम यादव का समीकरण बनाया, वो बड़ा समीकरण है, उसके मुकाबले पासवान के साथ दूसरी जाति का समीकरण बनाना मुश्किल होगा, वो नहीं है। अब अगर उनकी समझ को, उनकी उस राजनीति को अगर चिराग पासवान चैलेंज कर रहे हैं, और ये उनकी पार्टी चाह रही है कि जो काम रामविलास पासवान ने नहीं किया, वो काम अब चिराग पासवान करें, तो उसका रास्ता यही है कि छोड़ करके बिहार है। ये दिल्ली में रह के और चुनाव के समय आकर के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगा करके घूम गए, तो फिर उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। देखिए, ये एक गलतफहमी है कि 100% उनका रिजल्ट होता है। भाई 100% फेलियर का भी रिजल्ट है। जब वो अकेले लड़े लगभग 100% फेल हुए। उनका सीट जीते, वो भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंटली वो अपनी सीट, उनकी भी एक हैसियत थी, राजकुमार सिंह के चुनाव जीत गए वहां, और वो भी छोड़ के चले ही गए बाद में। तो वहां तो अगर आपका लोकसभा चुनाव में 100% सफलता का रिकॉर्ड है, तो विधानसभा में 100% विफलता का भी रिकॉर्ड है। और ये सिर्फ चिराग पासवान का नहीं है, रामविलास पासवान जी का भी रहा है। वो भी कांग्रेस के साथ, वो बीजेपी के साथ जब लड़े 2015 का चुनाव, तब भी 4 सीट जीते। तो वो कोई सफलता का क्या आप परसेंटेज निकालेंगे। और जब वो 2010 का चुनाव लालू यादव के साथ लड़े, तब भी 4 ही सीट आई शायद उनको, 4 ही सीट उसी समय 2010 में 4 ही सीट थी जब लालू यादव के साथ लड़े लालू, और जब 2015 में बीजेपी के साथ लड़े तब भी 4 ही सीट थी। तो विधानसभा चुनाव में सफलता का परसेंटेज बहुत खराब है लोक जनशक्ति पार्टी का। तो ये एक खतरा, आशंका हमेशा चिराग पासवान को रहती है कि लोकसभा चुनाव में 100% जीत जाते तो क्यों नहीं वही राजनीति करें। विधानसभा चुनाव की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन आ करके और जमीन पर उतर के राजनीति करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये समझ रहे हैं कि आरजेडी के मुकाबले अगर जेडीयू, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, जीतन राम मांझी की पार्टी, इन सबका एक अलायंस रहता है, बड़ा अलायंस रहता है। तो उस अलायंस में हमको इतनी सीटें मिल सकती हैं कि हम एक मुकाम बना ले, फिर चाबी अपने हाथ में ले लें। लेकिन चाबी अपने हाथ में लेकर के आप कोई ताला नहीं खोल सकते, आप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। उस अलायंस में रहते हुए आप उतनी सीटें लड़ेंगे जितनी सीटें आपके पिताजी को ने जीती थी 2005 में। 25 सीट जीते थे, आप 25 सीट लड़ेंगे। तो इससे कुछ नहीं बनना है। बनना अगर है, अगर उनको आना है, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, जो एक चैलेंज, एक फ्रेंडली चैलेंज प्रशांत किशोर ने दिया कि उनको आना चाहिए है, और एक होस्टाइल चैलेंज उनके चाचा की पार्टी ने दिया। इस दोनों चैलेंज को एक्सेप्ट करें। आप अगर ये कोशिश करें कि बिहार की जनता को कन्विंस करें कि हम उनके साथ लड़ना, उनके साथ उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए उनके बीच में रहना चाहते हैं। क्योंकि हमेशा उन्हें वैशाखी की जरूरत पड़ी है, हमेशा। उसके बगैर राजनीति नहीं चल सकती है। और उसमें भी आप बहुत छोटे पार्टनर हैं, जैसे आरजेडी जेडीयू का अलायंस होता है या जेडीयू बीजेपी का अलायंस होता है, तो ये बड़े पार्टनर्स हैं। इनके बीच बराबरी का समझौता होता है। एलजेपी कभी भी बराबरी के समझौते वाली पार्टी नहीं रही है। कोई भी समझौता बराबरी का नहीं हुआ। आप देखिए, जब भी हुआ तो एक छोटे पार्टनर के तौर पर समझौता हुआ, और एक ही बार जोखिम लिया इन्होंने अकेले लड़ने का, चिराग पासवान ने। और उस समय क्या नतीजा आया तो हम लोग जान ही रहे क्या नतीजा है। तो जोखिम लेने की स्थिति उस पार्टी की नहीं है। और उसके साथ दूसरी कमी क्या है वेंकटेश जी, की पार्टी के संगठन पर चिराग पासवान ने काम नहीं किया। जब उनकी पार्टी का संगठन, जब वो इमोशनली जब अटैक्ड हुए, जब उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके 5 एमपी चले गए चाचा के साथ और केंद्र में मंत्री हो गए, तो वो एक बड़ा मौका था जब चिराग पासवान बिहार में अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर सकते थे, क्योंकि टेक्निकली उस समय वो किसी अलायंस में नहीं थे।
तो आपके आपके किसी भी कदम पर कोई सवाल नहीं उठाता। आप घूम करके हर जिले में अपना संगठन बनाते, मजबूत लोगों को नियुक्त करते, संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति होती, आप जमीन पर ज्यादा काम करते तो आपका संगठन बन जाता। आप सिर्फ समय आने का इंतजार करते रहे कि कब चाचा क्या ग्राफ डाउन होगा और हम फिर एनडीए में चले जाएंगे, तो आप इसका इंतजार करते रहे। आपने कोई राजनीति ठोस जमीन पर नहीं की है, इसलिए संगठन नहीं है। तो आप अकेले लड़ने की जोखिम ले नहीं सकते। आप ले भी ले तो कुछ फायदा नहीं होना है आपको। तो प्रशांत किशोर के जाना भी एक बड़ा जोखिम का काम है वेंकटेश जी। उसके लिए भी आप बीजेपी को नाराज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिल करके बीजेपी के किसी एजेंडे को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा कि चिराग पासवान क्या स्टेप लेते हैं। प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और कन्हैया कुमार का एक बड़ा फॉर्मिडेबल गठबंधन होगा, लेकिन अभी उसकी संभावना भी हमको नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी हुई है इंडिया ब्लॉक में। तो ये बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, लेकिन ये दोनों सलाह अच्छी है कि चिराग पासवान आए बिहार में, बिहार के लोगों के बीच आए, जनता के बीच जाकर के राजनीति करें। हाँ, चिराग पासवान क्या निर्णय लेते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप हमारे साथ ही इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही तमाम खबरों और राजनीतिक चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आप हमारे चैनल के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। शुक्रिया।